दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर एक ऐसा वाक़या आया है जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का बेटे के लिए वो अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनकी बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ है और उस स्कूल के अंदर हुआ है जो दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि वो हमारा सबसे बेहतर स्कूल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, क्या कुछ हुआ था आपके बेटे के साथ, क्योंकि आपका बेटा तो सबसे दिल्ली सरकार का वो प्रीमियम स्कूल है। हाँ, इज़ दैट राइट जो आप बोल रहे हैं सर। प्रीमियम स्कूल के उस स्कूल का फुल नेम ही बता देता हूँ मैं आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, गांधीनगर, दिल्ली 31। स्कूल ID 100327। इट मीन्स 13267। इस स्कूल में बचपन से बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार और बड़े अच्छे आचरण और मतलब जितना मैक्सिमम मैं कर सकता था कि देश हित के लिए वो हमेशा देशभक्ति में काम आए, बगैर वर्दी के भी देश की सेवा करे, उसके लिए उसको प्रिपेयर किया। मुझे पता लगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का टेस्ट कंडक्ट होता है दिल्ली लेवल पर, जिसमें कि दिल्ली के टोटल बच्चे जाते हैं और टोटल बच्चे उसमें टेस्ट में अपीयर होते हैं, और उसमें से जो क्रीमी लेयर के बच्चे हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों को वहाँ पर चांस मिलता है। तो अब मैं इसको क्या बोलूँ, बच्चा मेरे से बार बार पूछता है, पिताजी आपने मुझे उस स्कूल से वहाँ पर क्यों किया है? तो बैड लक है, गुड लक है, गॉड नोज बेटर। बट मैंने दिल्ली सरकार पर विश्वास करते हुए अपने बच्चे को 8th का टेस्ट, जब 8th में वो पास आउट हो रहे थे, 8th का टेस्ट मैंने उनको क्लियर कराया। क्लियर होने के बाद बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, गांधीनगर, दिल्ली 31 में उनका सिलेक्शन हुआ। स्टेम जो दिल्ली के अंदर 13 स्कूलों में मुझे पता लगा था, 13 अदरवाइज 15 मैक्सिमम, जो पूरी दिल्ली में उतने क्रीमी लेयर के स्कूल हैं स्टेम, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हुआ। मैंने 9th में उसको स्टडी के लिए भेजा। शुरू से ही कुछ ना कुछ वहाँ पर सॉरी, एक्सक्यूज़, डिले, टैक्टिस, ये तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट है वहाँ पर। फिर भी मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए, कभी भी एडामेंट या अहंकार को नहीं पालना चाहिए, स्वाभिमान के साथ सेल्फ मेड बनकर चलना चाहिए। मैं बच्चों को समझाता रहा। अभी ये वाक्य और तो मैं छोटी छोटी जो बातें वो तो आपको बाद में भी शेयर कर दूंगा अभी, क्योंकि ये पारी यहीं नहीं है। एक्चुअली क्या है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ सिखाया। मैं एडवोकेट विद वोटिंग राइट रेगुलर प्रैक्टिशनर बिलोंग करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। उन्होंने मुझे लीगल में चलना, लीगल्स को कैसे जिंदा रखा जाता है और सत्य में जयते क्या होता है, क्या मतलब है, वो सब वहाँ से मुझे उन्होंने पोस्ट टू प्लर सिखाया है। 4 दिसंबर 2023 में वाक़या होता है, मेरे पास स्कूल से उनके स्कूल टीचर का, क्लास टीचर का फ़ोन आता है। वो मेरे से बोलते हैं कि सर आपके बच्चे को चोट लगी हुई है, आप तुरंत स्कूल में आ जाइए। फिर उनके उस समय जो एक्टिंग HOS, हेड ऑफ द स्कूल एक्टिंग जो होते हैं, वो फ़ोन लेते हैं, मेरे से बोलते हैं। मैंने कहा मैडम मुझे ये बताइए, मेरी मिसेज, आपको पता है बच्चे की मदर क्रोनिक पेशेंट हैं जो ऑलरेडी एम्स से जिनका ट्रीटमेंट अंडरगोइंग चल रहा है, वो आ नहीं सकती हैं, मैं अभी दूरी पर हूँ। बच्चा जब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तरसता रहेगा, कर्राता रहेगा, आप प्लीज़, मैं किसी और को अपॉइंट कर देता हूँ अथॉरिटी लेटर के साथ अपने ब्लड रिलेशन में, और आप प्लीज़ उस बच्चे को या तो उनके साथ भेजिए, और जब तक वो पहुँच रहे हैं आप उस बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी दिलाइए। एक मिनट में रोक रहा हूँ। बच्चे को आपके स्कूल के अंदर चोट लगती है जी, स्कूल के लोग आपके फ़ोन करते हैं, स्कूल क्लास टीचर, आपकी वाइफ पेशेंट है, वो जा नहीं सकती, आप कहीं बाहर थे, लेकिन स्कूल ने किसी और दूसरे को आपके कहने के बाद भी बच्चा नहीं दिया, बच्चा तड़पता रहा दर्द से। बच्चा तड़पता रहा, कर्राता रहा। मैंने कहा ब्लड रिलेशन में मैं अथॉरिटी लेटर के साथ आपको अपॉइंट कर कर भेज रहा हूँ, प्लीज़ उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी कम से कम आप उसको भी कहते हैं, ये ऊपर से रूल है। मैंने कहा वेयर इज़ योर रूल, वेयर इज़ योर सर्कुलर, प्लीज़ प्रूव इट। कोई जवाब नहीं, हम बहस नहीं कर सकते। अपना एटीट्यूड, खामा सॉरी, डिले, एक्सक्यूज ऑलवेज एप्लीकेबल। उसके बाद भी उन्होंने बच्चों को रिलीज़ नहीं किया। मैंने कहा बच्चों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप कम से कम ऐसा तो कीजिए, बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। कहने लगे जब तक आप नहीं आएंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, आप हमारे से बहस ना करें। बच्चा जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, सारे वर्क अपने शेड्यूल सब चेंज कर बच्चा वहाँ पर कर रहा है, तड़प रहा है, और बच्चे को उन्होंने होल्ड पर रख रखा है। मेरे पहुंचने के बाद फिर वहाँ पर जो क्लास टीचर हैं वो बोलती हैं जी एप्लीकेशन साइन आउट कीजिए, सिग्नेचर, बच्चों को हम वैसे जाने नहीं देंगे, ये भी रूल है। मैंने कहा चलिए आपके रूल हम सब एडोप्ट कर लेते हैं, बट आप भी तो देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। मैंने सिग्नेचर, वहाँ बच्चे ने एक ने एप्लीकेशन लिखी, मैंने उस पर सिग्नेचर किया। मैं बेटा टाइम किलर, क्योंकि बच्चा कर रहा था और दर्द से, पीड़ा के दौर से गुजर रहा था। उसके बाद जब सिग्नेचर कर दिया, उस पर मैंने टाइम भी मेंशन कर रखा है, 12:10 मेरे सामने तो पेपर लाए ना, मैं उनको जवाब दूंगा।
12:10 मैंने उसमें मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि जी अब आप हमारे HOS से मिलकर जाइए, एक्टिंग HOS हैं। वाई कि जी ये भी रूल है, बगैर HOS से मिले हुए हम बच्चे को नहीं जाने देंगे। मैंने कहा आपको कुछ पता है लॉ एंड ऑर्डर क्या, आप किसके तहत बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट है, वाई आर यू टॉकिंग इन दिस वे। तो मैंने उनको कहा आप ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना करें, खामा मुझे कंपेल ना करें या इस तरह का माहौल ना करें कि जिससे कि दिक्कतें और ज़्यादा क्रिटिकल बच्चे के फ्यूचर में हो जाए। मतलब कहने का ये, फिर मैं बच्चे को वहाँ से लेकर आता हूँ। मेरे साथ जब मैं बच्चे को लेकर भी आ रहा हूँ, कोई स्टाफ मेंबर, मैं कहता हूँ 4th क्लास भी अगर गाड़ी में बैठा देते, गाड़ी मूव करी है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बच्चों को लेकर मैं सीधा GTB हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। उसके बाद भी जब तक बच्चे की सर्जरी हुई है, उनमें से, उस स्टाफ में से, उस पूरे स्कूल में से जिसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्पेशलाइज एक्सीलेंस बोलते हैं, किसी ने आकर उस दौरान भी ये पूछने की कोशिश नहीं समझी आपका बच्चा किस हाल में है, आप किस हाल में हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब दिल्ली सरकार इतने बड़े बड़े भाषण देती है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता हूँ, जब इतने बड़े बड़े भाषण देती है और इतने बड़े बड़े प्रवचन देती है, तो क्या ये जब उनके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ये उनका प्रोटोकॉल है, तो और स्कूलों में क्या हालत होगी। उसके बाद मैंने और मालूम किया, उन्हीं का टीचर मुझे बताता 10th के एक बच्चे का, जब टेलीफोनिकली मैंने पूछा, बच्चे को मैंने जाकर GTB हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया बिना नंबर। उसके बाद वो मेरे से पूछते हैं कि जी ऐसा एक बच्चे को और चोट लगी थी 10th, तो वो कोई मास्टर ध्रुव है और कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पार्ट ऑफ कोर्स है। तो क्या मैं ऐसा समझना चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वो स्कूल, पहले तो वहाँ पर अपाइज डिसेबल्ड बनाने का सेंटर बना रखा है क्या उन्होंने, कि अपाइज बनाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कि फिर उसके बाद आप स्कूल से आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे। करेक्ट। वहाँ पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भी दावे किए गए हैं कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, लेकिन आपने बताया वहाँ पर जो मशीन आपके बच्चे को चाहिए थी इलाज के लिए, वो मशीन थी नहीं वहाँ पर, उसके बाद भी वहाँ पर रखा गया बच्चे को आपके। सर 4 दिसंबर में 12:10 से मैंने बच्चे को अपने साथ पिक किया है स्कूल से, सीधा GTB हॉस्पिटल पहुंचा हूं। 1 o'clock अबाव के आसपास उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसके बाद एडमिशन हो गया तुरंत। इमरजेंसी OT का केस है, रात को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि जी एनेस्थीसिया जो उनका डिपार्टमेंट है कि जी ये अभी परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा आप इमरजेंसी OT के केस को इस तरीके से बोल रहे हैं, फिर आपका लैंड ऑर्डर किस लिए, आप क्या रूलिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। या पहले तो ये है कि जी स्कूल से तो अपाइज बनाया जाएगा और हॉस्पिटल में आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, मशीनें नहीं है, CR मशीन नहीं है, या कोई भी ऐसी वो नहीं है कि जिससे कि परफेक्ट आप इसका ट्रीटमेंट, तो इसको फिर परमानेंट अपाइज बनाकर आप गुलाम बनाएंगे और बोलेंगे कि मैं तुझे रोटी दूंगा, तू मेरे टुकड़ों पे पल, मैं बोलूँगा तो भौंक, मैं बोलूँगा तो बैठ, मैं बोलूँगा तो खड़ा हो। क्या आप गुलाम चाहिए आपको, या पढ़े लिखे एक वो इंसान चाहिए जो हिंदुस्तान को जिंदा रख सके और वर्ल्ड क्लास लेवल पे हिंदुस्तान को नंबर 1 उस पर पोजीशन पे ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद फिर कहाँ लेकर गए आप अपने बच्चे को, क्या कुछ हुआ उसके बाद? एम्स में ले गए, वहाँ से GTB से? सर मैंने 4 तारीख में होल्ड किया, उन्होंने कहा इमरजेंसी OT, मैंने कहा आप यूनिट A को बिलोंग करते हैं, क्योंकि सीखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे हमेशा सिखाया है, जिस सीखने की बदौलत मैं आज तक यहाँ पर खड़ा हूँ। गैंगस्टर की लिस्ट में हूँ तब भी लीगल से ही चल रहा हूँ आज तक। मेन क्या है, मैंने उनसे पूछा, मैं जी आपकी तो यूनिट है, आपकी फिर नेक्स्ट डे कब आएगी, अल्टरनेट डे के बाद आएगी। कहने लगे नहीं सर हम रेफ़र कर देंगे, इनके कुछ टेस्ट होने, टेस्ट के बाद हम इसको वो कर देंगे। मतलब उन्होंने मेरा समय बर्बाद किया 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। जितना वो एक्सटोर्सन कर सकते थे उससे अधिक उस हॉस्पिटल ने एक्सटोर्सन किया। किस चीज़ का मेडिकल कॉलेज है, किस चीज़ की यूनिवर्सिटी है, क्या है वहाँ पर, मेरी समझ से सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। 8 तारीख में मेरे से बोलते हैं कि जी आप इस पर कंसेंट लेटर पर सिग्नेचर कीजिए। टाइम वेस्ट करते करते अब ये टेस्ट, अब वो टेस्ट, अब ये टेस्ट, वो टेस्ट। 4 तारीख से बच्चा वहीं पर तड़पता रहा, कराता रहा, प्लस्तर उसको हो गया, मेडिसिन टाइम पर नहीं, किसी चीज़ का भी कोई भी परफेक्ट लैंड ऑर्डर नहीं है। उसके बावजूद मुझे कंसेंट लेटर में लिख कर देते हैं, ये कंसेंट लेटर पेपर तो मुझे दे नहीं रहे थे पर मेरे पास है, उस कंसेंट लेटर में मुझे लिख कर देते हैं ये एडमिशन पेपर के पीछे, सुन लीजिए, मैं ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जागरूकता लाने के लिए मैसेज दे रहा हूँ। मल्टीपल सर्जरी पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन, मुझे मेरी भाषा में बता दिया गया है कि मेरे मरीज के ऑपरेशन के बाद आगे और भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2,
ऑपरेशन के बाद हाथ में सुन्नपन, कमजोरी या दोनों आ सकते हैं। नंबर 3, ऑपरेशन के बाद हाथ का कम चलना हो सकता है। नंबर 4, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वाली जगह मवाद पड़ सकता है। ये खतरे मैं समझता हूँ और ऑपरेशन की सहमति देता हूँ। मैंने जब ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, मैंने कहा ऐसा सर प्लीज़ मुझे आप आज का समय दीजिए, क्योंकि मुझे इसको परमानेंट अपाइज नहीं बनाना है और राइट हैंड में चोट है उसके। मैंने उनसे टाइम मांगा, उस पर भी कहते हैं सिग्नेचर कीजिए, मैं कराइए। मैं तो आपके यहाँ एक बैगिंग पावर में खड़ा हूँ। पहले स्कूल ने बर्बाद किया, अब आप परमानेंट बर्बाद करने के लिए तैयार खड़े हैं जीटीबी हॉस्पिटल में। मैंने उनको लिख कर दिया, मैं अपने मरीज का ऑपरेशन आज नहीं किसी निजी कारण की वजह से कराना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक दिन का समय दिया जाए। मैंने तुरंत अप्रोच किया एम्स को। एम्स में सभी देशवासियों की, बुजुर्गों की, मेरे भाई बहनों की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से और सहयोग से और सानिध्य से एम्स में उसको एडमिट किया गया। सीधा जब 9 तारीख से मैं उसको एम्स में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद सर्जरी होती है 12 तारीख में। अब तक बच्चा 12 तारीख के बाद 30 डे ऑफ दिसंबर में उसका प्लस्तर डिस्कनेक्ट हुआ है। उसके बाद रेगुलर उसकी एक्सरसाइज चल रही है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। राइट हैंड प्रॉपर नहीं है। बच्चा इस तरह रोता है, मैंने बचपन से आज तक उसको इतना रोता नहीं देखा है किसी के बच्चे को। मुझे बच्चों से विशेष लगाव रहा है बचपन से, पर जब भी कराता है मैंने कहा बेटा कोई प्रारब्ध है, संस्कार के तौर पर आप उसको देखिए और इसको भजन करते हुए आगे बढ़िए। आपको और बहुत देश के लिए बहुत काम करने हैं, बगैर वर्दी के आपको देश की सेवा करनी है। इससे डरिए मत, ये समझिए गॉड ने आपको आशीर्वाद दिया और आप इससे निकलकर आगे जाएंगे और अच्छा करेंगे। इन बिटवीन सुन लीजिए, 21 तारीख में, 4 तारीख में जब बच्चे को चोट लगी, 5 तारीख में मैंने व्हाट्सएप पर प्रिंसिपल जो एक्टिंग HOS थे उनको और टीचर को, तीनों को व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन दी, मुझे बताया जाए बच्चे को चोट कैसे लगी है। उन्होंने कोई मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमेशा स्टोरीज बच्चे को ऐसे लगी है वैसे लगी है। उसके बाद मैंने वो कंप्लेंट 21 दिसंबर में दी पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी। पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी के बाद वो एक्टिव होते हैं। जब तक तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कोई मर रहा है कोई जी रहा है। उसके बाद एक्टिव होते हैं, तुरंत मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे परिवार को अप्रोच करते हैं, जी आइए मिलिए, घर पर आते हैं, ये फलाना डिगड़ा 100 तरीके की कहानियाँ। मैंने कहा आप मुझे बताइए, बच्चे के अभी स्क्रू डला है, स्क्रू रिमूव भी होगा, राइट हैंड है बच्चे का। ये बच्चा अगर परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है या इसको जो भी डिफ़िकल्टी, इसका मेरा सानिध्य रह भी पाएगा सेकंड सर्जरी में, उन सब का जिम्मेदार कौन है? मैं उनसे मिला नहीं, फिर भी उनके स्टाफ के सर आप ही रास्ता बताएंगे। मैं क्या रास्ता बताऊं? अब आपकी आंखें खुली हैं, 4 तारीख से 21 तारीख तक कहाँ थे आप? अब भी उसके बावजूद भी सुन लीजिए, उल्टे स्टेटमेंट दे रहे हैं स्कूल जो ऑफिसर्स हैं। बोलते हैं कि बच्चा पहले बॉक्सिंग खेलता था। मैं कहता हूं अगर मैं गलत हूं या जो मेरा पुत्र है वो गलत है, मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए जितनी आप दे सकते हैं। अगर बच्चा बॉक्सिंग खेलता था तो उसको प्रूफ कीजिए, उसके चोट पहले लगी हुई है, इंजरी पहले से है, उसको प्रूफ कीजिए। फिर बोलते हैं हमने बच्चे को मेडिकल इसलिए होल्ड पे रखा और इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आपको थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। मुझे लाइफ थ्रेट है तो बच्चे से क्या मतलब है उस चीज़ का? रिकॉर्डिंग मेरे पास सब मौजूद है। ये दूध का दूध, पानी का पानी, आज नहीं तो कल सब प्रैक्टिकली हो जाएगा। मतलब सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं, जिस बच्चे ने उस बच्चे के हाथ में ग्रीवियस इंजरी की है उन बच्चों को और उसके क्लास फेलोज को साथ में मिलाकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सर उस बच्चे के पहले बॉक्सिंग खेलता था, उसके पहले से चोट थी, उसके बाद उसने हमें कहा आर्म रेसलिंग कीजिए, आर्म रेसलिंग करने से पहले ही हाथ फिसल गया और इतनी ग्रीवियस इंजरी हो गई। मुझे ये बताइए, अगर वो बोलते हैं सच है तो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रोवाइड करें ना, सामने दिखाएं ना, क्यों चुप बैठे हैं, क्यों छुप कर बैठे हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कुछ नहीं है अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। वो चाय कॉफी और बदतमीजी वाली सामग्री लेकर आए थे। ये कहते हैं ये फ्री वो फ्री, कहाँ पर तो एजुकेशन है वर्ल्ड क्लास, कहाँ पर वर्ल्ड क्लास इनके हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर परेशान है, मैं किस किस का नाम लूँ क्या क्या, अभी तो मैं चुप हूँ थोड़ा सा, आने दो, आने वाले पल में इनकी ऐसी ऐसी परतें उतारूंगा कि ये छुपने के लिए इनको इस ब्रह्मांड में जगह नहीं मिलेगी। अगर ये भी बोलेंगे ना हमें जाकर कब्र में छुपना है तो कब्र में इनको लात मारेगी और बाहर फेंकेगी, बाहर जा अपने कर्मों को भुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।
तो ये थे बिल्कुल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका बच्चा जो है वो कैसे इनके, ये देखिए तमाम ये कागज़ लेकर, क्योंकि ये वकील हैं तो सारा लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही ये सारा उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से इन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं, लेकिन कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का बच्चा जो है वो अभी भी मतलब 1-1.5 महीना हो चुका है, कैसे अभी तक घर पर ही वो अभी तक बैठा हुआ है और बच्चे के एग्ज़ाम भी है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने खड़े किए हैं। देखिए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हो अपने देशवासियों का और सभी का। जब एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बच्चे के साथ ये सब घटना घट रही है, चलिए मैं तो लीगली फाइट कर लूँगा, कहीं से कहीं तक भी सब अप्रोच कर लूँगा। गॉड ने मुझे इस काबिल, सभी मेरे भाई बहनों ने, बुजुर्गों ने, सब ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है या सानिध्य दिया है, सहयोग दिया है। बट मुझे ये बताइए, जैसे मास्टर ध्रुव 10th A का बच्चा है, उसको जाकर चेक करें ना। 10th A का बच्चा, मैं तो नाम बता रहा हूँ, उसकी क्या पोजीशन है। वो कहते हैं नहीं जी चोट नहीं लगती है। फिजिकल इंस्ट्रक्टर, अगर वो बच्चा कुछ भी कर रहा था, फिजिकल इंस्ट्रक्टर कहाँ पर था? बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी के लिए होल्ड रखा गया, बच्चे को किसी के साथ क्यों नहीं भेजा गया? और जब मैं तो ये सब सफ़र कर कर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, 4 दिसंबर की बच्चे को चोट लगी हुई है, 10th क्लास का उसका एग्ज़ाम है, उसका लाइफ और उसका फ्यूचर अगर बर्बाद होता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? ये पूछता हूँ मैं इस मौन, नालायक और धूर्त दिल्ली सरकार से। जय हिंद, जय भारत।